बिहार टॉपर सीरीज में हम लोग आपके सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में कल भी हम लोग इसके शेष प्रश्नों को समझे थे और आज इसके आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी एक एक प्रश्न का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए और डेली 7 PM पे आप जानते हैं आपके लिए क्लासेस चल रहा है, तो आपको डेली 7 PM पे क्लास ज्वाइन करना है इसी चैनल पे। और उसके साथ साथ अगर आपको क्लास छूट जाता है या अगर आपको रिवीजन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया इस सीरीज का। बिहार टॉपर सीरीज में जो भी वीडियो जा रहा है उस प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा, या यूट्यूब पे आप सर्च बॉक्स में जहाँ पे आप सर्च करके कहीं से कुछ मंगाते हैं वहाँ पे भी अगर आप सर्च करेंगे बिहार टॉपर सीरीज 2022 तब भी आपको पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे भी मिल जाएगा। क्योंकि सभी प्रश्न जितना महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके साथ आपके सोशल साइंस, संस्कृत, इन सभी की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा कल हम लोग 50 नंबर प्रश्न तक की चर्चा किए थे। जितने भी छात्र डेली क्लास कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस मैं देखता हूँ आपका कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सही, आप डेली क्लासेस करते रहिए, देखिएगा आपका कितना शानदार रिजल्ट आएगा। और ऐसे आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, सेंटर परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा, तो अब तो आपको सिंसियर होकर गंभीरता से एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे आज, क्योंकि 50 तक की प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी छात्र क्लास को देख रहे हैं 51 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। और जिनका भी क्लास छूटा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लास पूरा आप वहां से जाकर कभी भी देख सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा क्या है। आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा जो आपका पाठ है उसका विधा क्या है, तो वो क्या है सर, कविता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लौट कर आऊंगा फिर एक कविता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, चाहे कभी भी आप क्लास को देखे पेन कॉपी उठाकर एक एक प्रश्न को नोट करते जाइए। तो 52 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्या प्रश्न पूछा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। एक काफी बार रिपीटेड प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हर साल के लिए। तो आप जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर विशेषण के कौन कौन से 4 भेद हैं, तो 4 भेद हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यही 4 विशेषण के भेद हैं और विशेषण आपके सिलेबस का टॉपिक भी है। आगे देखिएगा। 53 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, अर्थात कि इस पाठ में से किसकी रचना कुंवर नारायण ने किया है आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। कल के भी क्लास में मैंने आपको सजेशन दिया था, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जो भी आपका हिंदी का बुक है फर्स्ट सेकेंड उसको बार बार पढ़ जाना है। तो अगर आप पढ़कर आए होंगे तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या कविता लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि या लटुकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर के तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। पूछ रहा है कि ये पंक्ति किस कविता से लिया गया और जिस भी कविता से लिया गया उसके रचनाकार कौन है। आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है क्या पंक्ति है, या लटुकी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरु के तजी डारो। तो ये पंक्ति है रसखान के कविता से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा रसखान। चलिएगा 55 नंबर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी स्टूडेंट्स। 55 नंबर प्रश्न देखिए एक बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, कह रहा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। आपको बताना है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनका बिल्कुल सही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो आपके पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं वहीं पे पाठ शुरू होने से पहले उनका परिचय दिया गया, वहां पे इनकी रचना के बारे में बताया गया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म अंबेडकर साहब की रचना है। आगे बढ़ेंगे। 56 नंबर प्रश्न देखिए आपसे फिर कह रहा है संख्यावाचक विशेषण कौन है। अभी हमने आपको 4 विशेषण का नाम बताया जिसमें से एक संख्यावाचक विशेषण भी था, तो बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो बिल्कुल सही चला, जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल सही है 4। संख्यावाचक विशेषण में से कौन है, 4 है। देखिए विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, और संख्यावाचक विशेषण जैसे 4 कलम है, 5 गाय है, तो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि ननकाना साहब का संबंध कहां से है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि ननकाना साहब का संबंध इसमें से किस कवि के साथ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे देखिए आपको याद कर लेना है, गुरु नानक से है। क्यों है सर, तो क्योंकि आप जानते हैं गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो लाहौर के तालबंदी ग्राम में 1460 ईस्वी में हुआ था।
कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था लाहौर के तलबंदी ग्राम में 1460 ईस्वी में। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इनका ही जन्म स्थल क्या कहलाता है? ननकाना साहब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष हैं। आपको बताना है कि नाखून हमारा किसका अवशेष है, यहाँ पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा है। तो बिल्कुल सही, जो भी छात्र इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही आंसर है। नाखून जो है वो हमारे पशुता के संकेत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 59 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे कह रहा है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। पूछा था प्रश्न कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लगता है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो बिल्कुल आपका चला आंसर राइट है, 8वीं 9वीं सदी से मिलने लग जाता है। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी पे दिया गया है, 1925 ईस्वी में हुआ था अमरकांत जी का जन्म। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। तो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, उनका बिल्कुल सही है, बचपन। बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन सी पे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। आज की किशोर से मार खाने के बाद बहादुर की क्या प्रतिक्रिया है, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा, बहादुर किशोर से मार खाने के बाद चुपचाप कोने में खड़े हो जाता है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रूसी जाति के असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले कौन साहित्यकार हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी याद कर लीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकैन, दास्तावोस्की, ये सभी रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो इसलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सर कि कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं। बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न आपको मिल रहा है, कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय कौन माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ए होगा, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, जो भी नहीं मालूम है उसे याद कर लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ध्यान से प्रश्न को समझना है, पूछा है कि कौन इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी आप देख रहे हैं, भलाई, सुंदरता, अच्छाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है। अर्थात कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ में किसके बारे में लिखा गया, आपको यही बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही, जितने भी स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चला इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो आपसे कह रहा है कि अयज्ञ ने किसका सूत्रपात किया। आपको बताना है कि अयज्ञ ने किसका सूत्रपात किया। तो अगर आप बुक पढ़े होंगे हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ के बारे में, कल भी ये आए थे, कल के भी प्रश्न हम लोग इनके बारे में पढ़े थे। उन्होंने सूत्रपात किया था आपके प्रयोगवाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, प्रयोगवाद का। 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख रहे हैं संधि आप पढ़े होंगे तो आप कहिएगा सर रामावतार भी स्वर संधि का उदाहरण है, परमानंद भी स्वर संधि का उदाहरण है, कबींद्र भी स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मदन है, मदन इसमें से क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जो भी उत्तर सही रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या करना है, उसको उठाकर OMR शीट पे कलर कर देना है। आपको बताना है कि मदन इसमें से क्या है। मदन जो है वह सेन साहब का बेटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब का बेटा। आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो अन्य पुरुष डैश डैश के भेद हैं। आपको बताना है कि अन्य पुरुष किसका भेद है। तो अगर आप सर्वनाम पढ़े होंगे तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम के।
आगे बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा। ये तो सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न लिया गया, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अगर आप मेरे बात को समझे होंगे तो आप जरूर बुक को पढ़ रहे होंगे कि आपका जो दोनों बुक है फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी, वो दोनों बुक को आपको बार बार परीक्षा तक 2 बार 3 बार पढ़कर समाप्त कर देना है। तो जितने भी छात्र इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, पिता ने बिरजू महाराज को गांडा बांधा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है। अर्थात कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ को किसने लिखा है आपको यही बताना है। तो इसके कवि हैं जीवनानंदन दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कवि, कविता, कहानी, कहानीकार, ये सभी नाम आपको याद रखना है। तो जीवनानंदन दास। आगे बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। ये भी आपके बुक से प्रश्न है, आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पे दिया गया है, अमेरिका ने। ये तो अगर आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराया था। आगे बढ़ेंगे सर 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रोन नदी डैश डैश में है। यहाँ खाली जगह दिया गया, इसमें क्या भराएगा यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन बी, याद रखेंगे, फ्रांस। फ्रांस में आप जानते थे रोन नदी के किनारे आबिन्यो एक प्राचीन शहर बसा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे 75 नंबर प्रश्न आपके समास से आ गया, कह रहा है द्विगु समास नहीं है। इसमें कौन जो है द्विगु समास नहीं है। देखिए प्रश्न आपको ध्यान से समझना है, नहीं है पूछा है। तो अगर आप द्विगु समास की परिभाषा याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा सर कि द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, त्रिलोक का भी पहला पद संख्यावाचक है, शताब्दी का भी पहला पद संख्यावाचक है, नवरत्न का भी पहला पद संख्यावाचक है। तो ये सभी द्विगु समास है। पूछा था कौन द्विगु समास नहीं है, तो भाई बहन। भाई बहन कौन समास है सर, तो द्वंद्व समास है। इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है और इसके दोनों पद प्रधान है। तो इस प्रश्न का फिलहाल राइट आंसर याद रखना है, ऑप्शन बी है। आगे बढ़ेंगे 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। आपको बताना है कि लेखक मछली जो आपका है विनोद कुमार शुक्ल का कहानी, तो उसमें लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे यही आपको बताना है। तो राइट आंसर बिल्कुल सही। जो भी स्टूडेंट इसका कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल चला, आपका तैयारी अच्छा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुएं में पालने के लिए मछली मांगना चाहता था। आगे बढ़ेंगे 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इसमें से कौन कविता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कविता नहीं है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी, याद कर लेंगे, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये आपका पाठ है, कविता नहीं है। बाकी सभी स्वदेशी, हमारा नींद, अक्षर ज्ञान, ये सभी क्या है, कविता है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। 78 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है मोहरा नदी शहर से कितने दूर पर थी। आपको बताना है। ये सभी प्रश्न देखिए सीधे सीधे आपके बुक से आ रहे हैं, सभी आपके सिलेबस से प्रश्न है। कह रहा है मोहरा नदी शहर से कितने दूर पर थी, यही आपको बताना है। तो मोहरा नदी शहर से 3 मील दूर पे थी, आपके बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजदूत में कौन समास है। राजदूत किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, ये द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए पे दिया गया तत्पुरुष समास। राजा का दूत क्या होगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आबिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ऊपर बताया, अगर आपका ध्यान क्लास में होगा तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आबिन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बिल्कुल सही, रोन नदी। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि गिरधर लाल हैं। इसमें से गिरधर लाल कौन है आपको बताना है। तो गिरधर लाल आप जानते हैं मदन के पिता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन के पिता। 82 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था। यहाँ पे खाली जगह पे क्या भराएगा कि संतु किसके मारे कांप रहा था, तो ठंड के मारे। आपके सभी बुक से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए बुक को बार बार पढ़ना है। और आप जानते हैं टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठंड। संतु ठंड के मारे कांप रहा था। 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में क्या होता है आपको बताना है। ये भी मैंने कल भी आपको बहुब्रीहि समास का परिभाषा बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूं डेली 7 PM पे आपको अगर क्लास करते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल शानदार होते जाएगा। तो अगर आप कल का क्लास किए होंगे तो इसका राइट आंसर आप देंगे ऑप्शन डी। मैंने कल भी बताया था कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है। आपको बताना है
है कि मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसको माना है? भारत को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था? आपको याद होगा कमरुद्दीन, देखिए सभी हम लोग डेली क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो कितना तो आपका प्रश्न क्लास से ही आ जाएगा। तो पूछ रहा है कमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था, यहाँ पे क्या भराएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बी है तो बिल्कुल सही, बिहार के डुमरांव में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। आगे बढ़ेंगे 86 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए आपसे क्या पूछा कि उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है पुनर्जन्म, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है सर कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां कहां के निवासी थे? चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा जिनका नाम था उस्ताद सल्लार हुसैन खां, वो कहां के निवासी थे? तो बिहार के डुमरांव के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुमरांव, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है सर? विनोद कुमार शुक्ल, याद रखना है कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ेंगे 89 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होगा। ये चारों संधि विच्छेद किया गया, इसमें बताना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद कौन सही है। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपको याद रखना है। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न का जवाब देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद कर लेना है आपको, इसलिए मैं आपको सही आंसर भी बताते चल रहा हूं। 90 नंबर प्रश्न आपके सेकंड हिंदी से आ गया, जन्म से ही पागल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगू। मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। आगे बढ़ेंगे 91 नंबर प्रश्न कह रहा है निबंध कौन है? इसमें से कौन निबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। तो ए याद रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में कौन आता है? इसमें से बताना है कि कौन जो है सुशीर वाद्यों में शामिल है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन शामिल है? शहनाई। आगे 93 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? चार शब्द में कौन सही सही लिखा गया है? शुद्ध अशुद्ध शब्द भी आपके सिलेबस में, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इस चारों में कौन शुद्ध शब्द लिखा गया, यही आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जो है ये गलत है, बी वाला, डी वाला, सी वाला, ये सभी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 94 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मैक्स मुलर डैश डैश का विद्वान था। यहाँ पे क्या भराएगा आपको यही बताना है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैक्स मुलर जो थे वो जर्मनी के विद्वान थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। तो 94 का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। देखिए फिर 95 नंबर प्रश्न आपसे आ गया सेकंड हिंदी से, है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर, जो भी स्टूडेंट इसका कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है सांवर दैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 96 नंबर प्रश्न प्रत्यय से आ गया, कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपा। आगे बढ़ेंगे 97 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सीता के कितने बेटे थे? आपको बताना है कि सीता के कितने बेटे थे। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी पे दिया गया है, कितने बेटे थे सीता के? 3। ये सभी जो है धरती कब तक घूमेगी की पात्रा है सीता, कल भी ये प्रश्न मिला था और सेकंड हिंदी से प्रश्न लिया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 98 नंबर प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य है। इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया यह मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया है, यह मेरी पुस्तक है। आगे बढ़ेंगे 99 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है सर? तो बाढ़ की समस्या। सेकंड हिंदी से सभी प्रश्न आ रहा है, तो आपको सेकंड हिंदी का भी तैयारी अच्छा से करना है, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? बाढ़ की समस्या। 100 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, अंतिम प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है सर? तो अभाव में अ उपसर्ग लगा हुआ है, अभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आज के 50 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समझ ले तो इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका जैसा आपका कमेंट आएगा वो क्लास हम लोग कल 7 PM पे लाने का प्रयास करेंगे। फिर कल मिलेंगे 7 PM पे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और जो वीडियो मैं बता रहा हूँ देखकर रिवीजन करते रहें, नोट्स तैयार करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।